नमस्कार। आइए सुनते हैं आज एक नई कहानी। प्रभा खेतान द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का अंश अन्या से अनन्या तक। किशन, बेशर्म कहीं का, मैं चीखी। वो भला का मानने वाला था। अरे देख गीता, देख, ये गुड़िया बांस को चीर कर बनाई गई है। 2 टांग के बदले 4 टांग और बीच में पत्थर अटका दिया। प्रभा की गुड़िया भाटा माई, प्रभा की गुड़िया भाटा माई। किशन ने टिकोजी शेप की गुड़िया हथेलियों पर रखी और जोरों से नारा लगाया, भाटा माई की जय, भाटा माई की जय। किशन के पीछे गीता और पुष्पा तीनों नीचे उतर आए। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, दाई माँ मेरी गुड़िया। मैं ज़मीन पर लौट रही थी, तब तक खेदरवा भाटा माई के लिए ना कह के जा चुका था। गीता, किशन और पुष्पा के जुलूस में अब शाम को खेलने वाले अन्य और बच्चे भी शामिल थे। अब छोटे भैया तथा जीजी लोगों की बारी थी। रात को खाना खाते वक्त सल्लो जीजी ने बात छेड़ी। अम्मा, अपनी प्रभा की सगाई खेदरवा से कर दें, उपले पाथा करेगी। छोटे भैया ने चिकोटी ली। बाबूजी की प्रश्न पूछती आंखें। अम्मा ने कहा, मुझे तो ये बच्चे रात दिन नोचते रहते हैं। क्या मजाल कि शांति से कोई दोपहर को भी आराम कर ले। हरिया ने सारी कहानी बाबूजी के सामने सुनाई। हरिया, चमेलिया की माँ से कहना बच्ची को हर कहीं न ले जाया करे। उस रात मैं और दाई माँ दोनों गले लगकर रोती रही। वो मेरे आंसू पहुँच रही थी, मैं उनके। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है बिटिया। हाँ दाई माँ, सच कहती हूँ दाई माँ। अब मैं कभी भी गुड़िया के ब्याह का सपना नहीं देखूंगी। मैं स्मृतियों की पगडंडी पर संभल संभल कर कदम रख रही हूँ। कभी आंचल झाड़ियों में उलझता है, कभी पैरों में नुकीले पत्थर चुभते हैं, कभी सामने कोहरे के बादल, सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और कभी पैरों के नीचे ठंडी ओस की बूंदें मुझे मेरे आंसुओं की याद दिलाती हुई। कहीं दूर पीछे छूटा हुआ अतीत ठंडी सांसें भर रहा है। 2 बड़े बड़े काले कौवे फड़फड़ाते हुए सर के ऊपर से निकल गए। अचानक एक खामोशी चुपचाप पत्तों पर ठहर गई। मेरी आंखें चौंक कर कौवों का पीछा करती हैं। धूप की सुनहरी किरणें ओस की बूंदों को सुखाने लगी हैं। एक छोटी लड़की शाम से जंगले पर चुपचाप बैठी हुई है। आज वो खेलने भी नहीं उतरी। सहेलियां आई, झिड़क दिया। खामोश निगाहें दीवार पर बड़ी होती छायाओं को चुपचाप देख रही हैं। सूरज डूब गया है, वो वहीं पर बैठी हुई है। हवा में ठंडक बढ़ गई है। दाई माँ स्वेटर पहना आ गई है, उसने पहन लिया। खाने के लिए पूछा तो फिर मना कर दिया। सामने वाले मकान में अपनी दोस्त चित्रा के घर भी खेलने नहीं गई। कौन है ये लड़की? हाँ, ये मैं हूँ। मैं, मेरे साथ मेरा अकेलापन हमेशा रहा है, पर यह अकेलापन मुझे जीवन का अर्थ भी समझाता रहा। मैंने अपने आप को बचाया है, अपने मूल्यों को जीवन में संजोया। हाँ, टूटी हूँ, बार बार टूटी हूँ, पर कहीं तो चोट के निशान नहीं। दुनिया के पैरों तले रौंदी गई, पर मैं मिट्टी के लौंदे में परिवर्तित नहीं हो पाई। इस उम्र में भी एक पूरी की पूरी साबुत औरत हूँ, जो जिंदगी को झेल नहीं रही बल्कि हंसते हुए जी रही है, जिसे अपनी उपलब्धियों पर नाज है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जिसकी गर्म हथेलियाँ हर किसी को अपने करीब खींच लेती हैं। मेरी स्मृतियों में दाई माँ की ममता भरी हथेलियाँ तैर जाती हैं। पाड़ वाली सफ़ेद साड़ी, ढीला कुर्ते जैसा ब्लाउज, सीधे पल्ले की गांठ में बंधी हुई खैनी और कभी कभी अज्जली बीड़ी के टुकड़े। सुबह दाई माँ के कमरे में आते ही मेरी जिंदगी शुरू हो जाती। उठो, जल्दी उठो हमार बचवा, 7 बज गईल, अभी स्कूल का टाइम हो जाइल। और दाई माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर गट गट पी लेना, फिर दौड़ भाग। फ्रॉक का बटन खुला है, चोटी का फीता नहीं मिल रहा। मेरी बेल्ट कहाँ दाई माँ? और मेरा मोजा, मेरा नाय वाला मोजा कहाँ दाई माँ? गीता ने मेरा नया जूता पहन लिया। गीता, निकाल मेरा नया जूता, मैं पहनूंगी। नहीं देती, जा, जो करना है कर ले। दाई माँ, हाँ, मैं रोने बैठ जाती। पुराना जूता पहन ले बिटिया, का फर्क? गीता अम्मा की लाडली, क्योंकि उसकी चोटियाँ ठीक से गुथी हुई हैं। फीते का फूल सुघड़ तरीके से बना हुआ होता। मेरी चोटियाँ एक ऊपर एक नीचे। जीजी लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं, अभी मार पड़ेगी। और दाई माँ को
चोटी ठीक से गूंथना नहीं आता, साटन का फीता तुड़ा मुड़ा रहता, बालों में दाई माँ ढेर सारा तेल चुपड़ देती और आंखों में मोटा सा काजल। स्कूल में विदु चिढ़ाती, तू ना बिल्कुल मिसरानी लगती है। स्कूल खाना खाकर जाना पड़ता, वही दाल चावल आलू की सूखी सब्जी। जल्दी करो लड़कियों, बस आ गई। गीता और पुष्पा हमेशा सबसे पहले तैयार रहती, लेकिन सारी गड़बड़ी मेरे साथ ही क्यों होती थी। सफ़ेद फ्रॉक पर बचते बचाते भी दाल चावल गिर गए। दाग छुड़ाने में दाई माँ ने फ्रॉक और गीला कर दिया। कल जूतों पर पॉलिश करना भूल गई। दाई माँ का कहना था, ऐसे ही पहन जाओ, और नीचे दौड़ते दौड़ते ये लो, बस हॉर्न बजाती हुई निकल गई। मैं रुआसी ऊपर लौट आई। मुझे देखते ही अम्मा का पारा 7वें आसमान पर था। फिर बस छूट गई ना, पड़ी रहे घर में, अब कौन छोड़कर आएगा स्कूल तक। तनी दरबान जी से कह दो ना बहू जी, अभी टैक्सी में छोड़ आई हैं, पैसे नहीं लगते क्या टैक्सी के। दाई माँ की चिचोरी, मेरा उदास चेहरा। खैर किसी तरह स्कूल पहुंच जाती। बचपन से ही मुझे बरामदे में बैठे बैठे चिड़ियों से संवाद या एकालाप करना अच्छा लगता था। मैं खुद ही प्रश्न करती, खुद ही उसका उत्तर देती। रेलिंग पर बैठी गोरैया से मैं न जाने क्या क्या बातें किए जा रही थी। मैं गोरैया से बतिया रही थी, अल्ले अल्ले गोरैया, बता तो आज कहाँ कहाँ होकर आई है, और उस कौवे को देखकर क्यों डल गई थी। कुछ खाया तूने, क्या खाती है तू, बोल मेरी चिड़िया, मेरी अच्छी सी गोरैया, अरे बोल ना भाई। तू भी नहीं बोलती, और इतने सारे जोरों का ठहाका हो पीछे से छोटे भैया गीता पुष्पा किशन। देखो देखो इस पागल को। छोटे भैया सबसे बदमाश, किसी की नकल करने में नंबर 1, हो करते हुए मुझे चिढ़ाते हुए बोले, अले अले बोल मेरी चिड़िया, मेरी दंत लानी, इसीलिए तो तेले भी दांत बाहर निकले हुए हैं, चिड़िया की चोंच जैसे। मैं फफक फफक कर रो पड़ी। मैं रोई जा रही थी और मेरे भाई बहन पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे। तब तक भगवती बाई आ गई। मुझे रोता देख उनका मन पिघला। आगे बढ़कर पुचकाया, फुसलाया। मैं ज़रा से स्नेह से तुरंत ही चुप भी हो जाती थी। जीजी कितनी अच्छी हैं। मेरी स्मृतियों में दाई माँ की यादें और ये उभरती हुई पीली शाम साथ साथ घुलकर नीली होती जा रही है। अब बस कुछ ही क्षणों में सूरज डूब जाएगा और ये सारा दृश्य काला हो जाएगा। कैसा अनाथ बचपन था। अम्मा ने कभी मुझे गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद, हाँ शायद अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं। एक शाश्वत दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं पाती थी। स्कूल में पार्वती बहन जी को मारवाड़ी लड़कियों से बेहद चिढ़ थी। अधिकतर टीचर बंगाली थी, वही बहन जी तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेती। लेकिन संगीत की टीचर सेवा बहन जी और गणित की टीचर पार्वती बहन जी मुझसे बहुत चिढ़ती। मैंने ऐलान किया, मैं गाना नहीं सीखूंगी, मैं गा नहीं सकती। सीखो, मेरा गला खराब है। गधी भी तो रेंगते हुए स्वर निकालती है, मैं गधी नहीं। और मैं कभी गा नहीं सकी। वंदना, स्वर्णलता, उषा के साथ साथ मैं घूमती रहती। स्कूल से लेक तक, लेक से वापस घर, कभी निर्मला विहार डोसा खाने, कभी झालमुड़ी। ये गैर बंगाली लड़कियां थी। मेरे जैसी स्वाति अकेली बंगाली लड़की थी। क्लास में प्रथम, विदु द्वितीय, मैं तृतीय। तीसरे नंबर पर होने का अपना ही सुख है। किसी की आपसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती। स्कूल में हमें सलवार कमीज पहनना पड़ता। घर लौटकर मेरी अन्य सहेलियां भी स्कर्ट ब्लाउज या सलवार कमीज ही पहनती, मगर अम्मा का कहना था कि घर आकर कपड़े बदल साड़ी पहनो। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब बड़ी हो गई हो। मैं तो कुल 9 साल की हूँ, बड़ी कहाँ हुई। धापी मिसरानी 30 संधारे में मेहंदी लगा जाती। गणगौर के दिनों में गौरा चीख कर गाती, ईसर जी तो पेंचो बांध गोरा बाई। उफ, अम्मा धापी बाई को चुप कराइए ना, भला ये कैसी पूजा हुई। लेकिन अम्मा की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। धापी बाई आंखें बंद करके गला फाड़े गा रही थी। पर इसी बीच हड़बड़ी में ईसर जी का पेंचा खुल गया। तीलियों से अटकाया गया गौरा का सर लुढ़क गया। अरे बाप रे प्रभा, तूने ये क्या किया? गीता चीखी। अम्मा की खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरा कलेजा मुंह को। जल्दी जल्दी मैं गौरा का सर उनके धड़ पर चिपकाने की कोशिश करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, जान बची। अम्मा आकर पीढ़े पर बैठ गई। एक छोरियो, हाथों में डूब लो,
और गौर माता को छींटे दो 7 बार। हाँ, अब हाथ जोड़ लो और प्रार्थना करो। हे गणगौर माता, जैसा वर तुमको मिला। अचानक अम्मा की नज़र गणगौर पर। हैं, ये क्या? किसने किया ये सब? के होयो बहू जी? धापी बाई ने घबराकर पूछा। धापी भाई, थान सूझ कोनी, गणगौर को मुंडो उल्टो कइयो है। किसने किया ये कर्म? गीता उठकर भाग चुकी थी और मैं वहां रुआसी होकर भय कातर। वैसे अम्मा कभी मार नहीं पाती थी, बहुत नाजुक थी मेरी माँ। उस दिन भी मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए उन्होंने थक कर कहा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भाटो पत्थर पड़ी है, इसे मारने से तो मेरे हाथ दुखने लगे। उस दिन के बाद मैंने कभी गणगौर की पूजा नहीं की। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वैसे गौरा जरूर मुझ पर नाराज हुई होगी। गलती मेरी थी कि मैंने माटी की मूरत का सर उलट दिया था। संभव है कि गौरा की नाराजगी से ही मुझे अच्छा घर वर नहीं मिला। खैर, बड़ी बात हो रही थी और अपने से सीमित होती चली जा रही थी। नहीं खेलना है इन लड़कियों से, नहीं जाऊंगी। लिली पुल और झूला पार्क एक सुरक्षित जगह है मेरी कल्पना की दुनिया। आंखें बंद किए घंटों पड़ी रहती और कल्पना करती रहती, मेरी माँ अन्य और लड़कियों की माँओं की तरह स्मार्ट और पढ़ी लिखी क्यों नहीं? वे तो केवल चेक पर हस्ताक्षर करती हैं। पूर्णी देवी खेतान। बाद के दिनों में तो अम्मा वो भी नहीं कर पाती। हाँ, अपनी इस कमी के लिए उनके दिल में कसक ज़रूर थी। किसी भी पढ़ी लिखी स्वावलंबी स्त्री को देखती तो अम्मा यही कहा करती, तुम लोग ज़रूर रुपया कमाना, अपने पैरों पर खड़ी होना। आखिर हमें क्या मिला? बस बच्चे पैदा करती रही। अम्मा ने कभी नहीं कहा मेरी तरह बनो। जन्म से ही वे विद्रोही थी और विरासत में मुझे उनका विद्रोह स्वभाव मिला। बाबूजी को व्यापार में जोरों का घाटा लगा। उन्हें अपनी जूट मिल बेचकर सेठिया के यहाँ वर्किंग पार्टनरशिप स्वीकारनी पड़ी। बड़े चाचा ने व्यंग किया, भैया आप सेठ से बाबू हुए और बाबू से नौकरी पर उतर आए। खैर, सेठिया के यहाँ वो बस कहने भर को ही नौकरी थी। सेठिया ने बाबूजी के किसी भी निर्णय में कभी दखल नहीं दिया। उनके अनुभव का लाभ उठाकर जूट के काम में सेठिया ने कसकर पैसा बनाया, पर रुपए की हिस्सेदारी में सेठिया की नीयत डोल गई। बात गर्मा गर्मी पर आ गई। जूट बाजार को भी इस आपसी वैमनस्य की खबर थी। मामा जी खुद जूट मिल वाले थे। उन्होंने अम्मा से कहा, बाई जीजा जी से कहो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। आखिर हुआ वही। बाबूजी को उनके जिगरी दोस्त और समधी बालूराम और बनमारी लाल सेठिया ने जहर देकर मार डाला। दूसरे दिन अखबार में सुर्खियां थी, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री लादूराम जी खेतान की रहस्यमयी मौत। मृतदेह सोनागाछी के बाथ हाउस में मिली। अम्मा तड़प उठी, जालिमो, एक तो मेरे पति का खून किया, फिर ऐसे देवता जैसे आदमी पर यह इल्जाम। न मालूम अम्मा में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। तीज त्योहार या शादी ब्याह के अवसर के अलावा हमेशा खाट पर पड़ी रहने वाली अम्मा, जिनके लिए हर दूसरे दिन डॉक्टर गांगुली को चेकअप करने के लिए आना पड़े। कोई बच्चा यदि गलती से भी उनके सर को हाथ लगा दे तो अम्मा बीमार हो जाए। दिन में 4-4 सेरिडॉन खाने वाली अम्मा शेरनी की तरह दहाड़ उठी। नहीं, वे मरे नहीं, उन्हें मार डाला गया। मेरा घर उजाड़ने वालों, तुम सब भी तड़प तड़प कर मरोगे। शायद ऊपर वाला हिसाब ठीक ही करता है। बालूराम जी अंधे होकर मरे और बनवारी लाल जी सेठिया अपने कमरे में 20 वर्ष तक बाहर नहीं निकल पाए। उनको फेफड़े की कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी। उन्हें प्रायः ऑक्सीजन पर रहना पड़ता था। दहशत भरी वो रात कभी भूली नहीं जा सकती। अम्मा एक एक कर 5 हीरों के गहने खोल रही थी। पास में केवल भगवती बाई थी। ले, ये लौंग अंगूठी उठाकर रख दे, ताई को मालूम नहीं पड़ जाए कि मैंने गहना खोला था। मैं हक्की बक्की अम्मा के सामने खड़ी गीता से पूछ रही थी, क्या हुआ गीता, हार्ट फेल क्या होता है? उत्तर मिला, चुप रहो अभी। सुबह बड़े भैया भी आ गए। अखबार की सुर्खियों को पढ़कर सारा मारवाड़ी समाज स्तब्ध रह गया था। जो आदमी मुंह में सुपारी भी नहीं रखता था, उसकी ऐसी मौत। जहर से बाबूजी की मौत हुई थी। मंझले चाचा गरजे, हम भाई जी की मौत का बदला लेंगे। पर कौन बदला ले पाता है और किसके अपराध का? मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता जब बाबूजी का शव ले जाया गया। वे अपने चारों भाइयों के कंधे पर थे, पीछे पीछे दोनों भैया और जीजाजी लोग। इतनी भीड़, सैकड़ों गाड़ियां। मैं खिड़की की सलाखें पकड़े स्तब्ध सब कुछ देख रही थी। हम लोगों में कुंवारी लड़कियां शमशान घाट पर नहीं जाती। मैं और गीता पीछे अकेली रह गई। मैं खुद से कह रही थी, नहीं, ये बाबूजी नहीं, बाबूजी को नहीं ले जाया गया। ये तो और किसी की मृतदेह है।
चेहरा भी तो ढका हुआ है। दाई माँ, दाई माँ, क्या बाबूजी लौट आएंगे? दाई माँ, ज़रूर वे लोग किसी और की लाश को ले गए हैं। झूठी खबर है दाई माँ। दाई माँ खुद रो रो कर बेसुध हो रही थी। अरे भगवान, ई का किए, हमार देवता को ले गए, ई का न्याय किए। दाई माँ ने मुझे और गीता को नहलाया। देवर जी, वे मेरे देवता थे, पर मामला मुकदमा मैं नहीं लड़ूंगी। क्या पता मेरे बेटों पर हाथ उठा दें। तुम्हारे बच्चे अकेले हैं क्या? हमारे कुछ नहीं लगते? ठीक है, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा। ताऊ जी भी चुप हो गए। मामा जी ने अम्मा को सलाह दी, तो बेच दो, एक और मकान खड़ा करके किराए की व्यवस्था करो, ताकि महीने के महीने रोटी खर्चे की तुम्हें कोई चिंता ना करनी पड़े। भाया, इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी? भाई, सलाह तो लाख रुपए की दी है मैंने, रुपया तो मेरे पास भी नहीं। तुम जानती हो मेरा सौदपुर वाला कारखाना बंद है। कहकर मामा जी चुप हो गए। भाया, मैंने आपसे रुपया मांगा थोड़े ही था। उस रात बड़े भैया को सपने में बाबूजी दिखे और बोले, बड़ी वाली तिजोरी का दाहिना ड्रॉवर खोल कर देखो। भैया हड़बड़ाकर उठ बैठे, अम्मा के पास आए। बड़ी वाली तिजोरी खोली गई। दाहिने ड्रॉवर में एक बैंक की पासबुक थी, जिसमें 10 लाख रुपए जमा की रसीद थी, जिसमें बड़े भैया की सही भी चल सकती थी। सुबह पहले बड़े भैया ने बैंक से रुपए निकाल कर चुपचाप दूसरे बैंक में जमा कर दिए। अम्मा ने अपनी हीरे की चारों चूड़ियाँ बेची, लौंग अंगूठी भी बेच डाली। बाबूजी के श्राद्ध और छमाई तक कोई कसर नहीं रखी गई। वो एक उदास दिवाली थी, और दिवाली के बाद ही बगल वाला मकान बनना शुरू हो गया था। पता नहीं क्यों आज इतने वर्ष बाद वहाँ सीढ़ियों पर बैठी मैं अपनी स्मृतियों को टटोल रही हूँ। रोशनी के इस जादुई माहौल में एक शाम कितनी खूबसूरत लग रही थी। सितारे कैसे चटक चटक कर खिलते जा रहे थे। दूर नारंगी रोशनी की उछलती हुई लहरें। मैं फिर आंखों से सारे दृश्यों को पीने लगती हूँ। ये पीना ज़रूरी है, क्योंकि इसी नशे में मैं अपने अतीत के छिलके उतार पा रही हूँ। जैक्सन हाइट की चौड़ी सड़कों पर गाड़ियाँ फर्राटे से निकल रही हैं, लेकिन फिर भी एक शांति है यहाँ। मेरे ख्यालों को एक झटका लगता है। क्या सोच रही थी अब तक? हड्डियों के भीतर तक धंसे इस दर्द के बारे में सोच रही हूँ, पर इस दर्द का कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं चुप तो नहीं रहूंगी, अपनी बात कहूंगी जरूर। हालांकि बार बार कोई अदृश्य वहशी पंजा मेरे मुंह को दबोच लेता है और मैं दर्द से बिलबिला उठती हूँ। कल रात मैंने बहुत दिनों बाद फिर वही सपना देखा। एक अजीब सा सपना था। मैंने सपने में देखा मैं एक कमरे में बंद हूँ और अचानक कोई मेरी ओर झपटता है। मैं एक छलांग में होटल के कमरे से बाहर लॉबी में भागती चली जा रही हूँ। मुझे एग्जिट दिखता है। मैं धड़धड़ाती हुई घुमावदार सीढ़ियाँ उतरती चली जा रही हूँ, मानो 10 मंजिलें 1 मिनट में मैंने तय कर ली हूँ। बुरी तरह हाफ रही हूँ। नींद में भी एक गहरी पीड़ा का एहसास लगता है, जैसे मेरे सीने को कोई रस्सियों से बांध रहा हो। फिर एक स्विमिंग पूल, नहीं, ये तो हरिद्वार की गंगा है। पानी के तेज बहाव में ठहरना मुश्किल। अचानक मुझे एक छोटी लड़की दिखती है, 4-5 साल की। उसे तैरना नहीं आता। वो लहरों में डुबकियां ले रही है। अरे, ये तो डूब रही है, कहते हुए बड़े होले से मैं उसे अपने दोनों हथेलियों पर उल्टा लिटा देती हूँ और वो तैरने लगती है। पानी बहे जा रहा है, पर अब वो बच्ची खिलखिला कर हंसती है। आंटी देखो, मैं तैर रही हूँ। मुझे एक अद्भुत आनंद मिलता है। सुख की सांस लेकर कहती हूँ, हाँ बेटे, ऐसे ही तैरा जाता है। तुम पहले गलत तैर रही थी। सुबह नींद खुली। अपने ख्यालों में खोई हुई मैं खिड़की से बाहर दूर दूर तक हडसन नदी का फैलाव देखती हूँ। मैं फिर रात को देखे गए सपने के बारे में सोचती हूँ। मुझे अपने भीतर के द्वंद्व से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? क्या अर्थ हो सकता है इस सपने का? कलकत्ता लौटकर कभी झरना बोदी से पूछूंगी कि तुम्हारी साइक्रियाट्री में इस सपने का कौन सा विश्लेषण होगा। क्या अब भी मेरे भीतर अतीत की वो दहशत जमी हुई है, या फिर मैं जीवन में तैरना सीख गई हूँ? बाबूजी की मृत्यु के समय मैं 9.5 साल की थी। उनके जाने के बाद घर से गिरती हुई आर्थिक अवस्था का दबाव सब पर था।
ऊपर से दिखावे के सारे आवरणों को, झालरों को, तोरणों को सजाकर यथास्थिति बनाए रखने की जी जान से कोशिश में लगी हुई थी अम्मा। एक ओर वे बड़ी कठोर और तिक्त हो गई थी, तो दूसरी ओर कहीं अपने बच्चों के लिए बड़ी स्नेहिल। मैं घंटों चुपचाप बरामदे के कोने में बैठी रहती। धुएं भरा नीला आकाश बड़ा धुंधला लगता। मैं अब भी अपनी गोरैया से चुपचाप बातें किया करती थी। क्या पता फिर भैया लोग सुन ले, और फिर ये बातें तो मैं किसी से कर भी नहीं सकती थी। मैं गोरैया से पूछा करती थी, बोल ना मेरी गोरैया, कब आएंगे मेरे बाबूजी? कभी स्कूल से लौटकर सीढ़ियां चढ़ती हुई सोचती, अभी बाबूजी गद्दी वाले कमरे में कान पर टेलीफोन लगाए मिल जाएंगे। पर नहीं, 6 महीने मुझे विश्वास होने में लगा कि बाबूजी सच में चले गए हैं। स्वभाव से अम्मा चिड़चिड़ी थी, वैसे अम्मा के क्रोध का शिकार सबसे अधिक मैं होती। मुझे लगता स्त्री होना मात्र अम्मा की नज़र में पाप है, एक हीन स्थिति है, गुलामों का जत्था है जो बिना मालिक के जी नहीं पाएगा। एक मालिक असमय चले गए, सिंहासन खाली था। युवराज, बड़े भैया को युवराज के रूप में ही सबके सामने अम्मा ने रखा हुआ था, और अम्मा की आखिरी जिम्मेदारी गीता और मैं 2 लड़कियां थीं, जिनके ब्याह की चिंता उन्हें दिन रात खाई जा रही थी। कैसे होगा इन छोरियों का ब्याह, कहाँ से लाऊंगी इनका दायजा? गीता सुंदर है, उसको तो फिर भी कोई ले जाएगा, पर इस पर भली यानी प्रभा यानी मैं। अम्मा को मेरा चेहरा, मेरे लंबे बाल, मेरा बढ़ता हुआ कद, शरीर पर उभाव और 10वां लगते ही पीरियड का शुरू हो जाना कभी भी नहीं सुहा था। ठीक से चलो, क्या पैरों की धमधम आवाज करती चलती हो? शोर से बैठो, कुबड़ क्यों निकाल लेती हो? क्या खो लगा रखी है? खांस रही हो तो खांसे ही जा रही हो, और यदि मैं खांसी दबाने की कोशिश करती तो क्या गाय की तरह गरगरा रही है? मुझे आज भी याद है, अम्मा की पानी पीने की कांच की एक केटली थी, बड़ी नफीस सी, जो मेरे हाथों से गिरकर टूट गई। उनका चिल्लाकर पूछना, अरे क्या तोड़ा? और तब मैं भागकर पीछे वाले बरामदे में एकदम रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। रेलिंग के इस ओर एक पैर और दूसरा पैर उठने की तैयारी में। मैंने नीचे झांक कर देखा, पथरीली जमीन थी। मैं मर जाऊंगी, अच्छा होगा, लेकिन मेरे मरने पर कौन रहेगा? केवल दाई माँ, शायद गीता और पुष्पा, नहीं किशन भी। बाबूजी नहीं रहे, और अम्मा, वे तो मेरे मरने पर बेहद खुश होंगी। बरामदे की रेलिंग पर बैठी, एक पैर बाहर की ओर झुलाए, मैं सोचे चले जा रही थी। अच्छा, मैं जाऊंगी कहाँ? किस लोक में? क्या बाबूजी के पास? बाबूजी तो स्वर्ग में हैं, और दाई माँ कहती है जो आत्महत्या करके मरते हैं वे ही प्रेत होते हैं। तब तक, अरे दैयारी, ई का करत हो मोर बिटिया? दाई माँ ने दौड़ते हुए आकर मुझे खींचकर उतारा। मैं सोचती हूँ तो लगता है कि कैसा अनाथ और असहाय बचपन था, लेकिन अम्मा भी मेरी तरह असहाय और अकेली थी। इसलिए अम्मा निरंतर किसी न किसी को पास बिठाए रखती थी या फिर फ़ोन पर बातें करती रहती। मुझे अम्मा के जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अम्मा कहती, उन्हें ज़िंदगी में क्या मिला? ज़्यादा बच्चों के कारण औरत का शरीर खोखला हो जाता है। पहले बच्चों का करो, फिर उनके बच्चों का करो। अम्मा का इशारा बड़ी दीदी के लड़के लड़की किशन और पुष्पा की तरफ होता, और फिर भगवती बाई के बच्चों की ओर। आए दिन के तीज त्योहार, बेटियों के ससुराल नेक भेजना, आज ये तो कल वो नेक, खर्चे का कोई अंत नहीं। एक शाम मुझे याद है, वैसे बचपन में अनेक शामें इसी तरह बीतती थी। छुट्टियों की हर दोपहरिया अम्मा को समर्पित करनी पड़ती थी। पास बैठो, सजग रहो, न जाने अम्मा को कब किस बात की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, तो शाम हो रही थी। पीछे वाले बरामदे में अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। बगल में मोड़े पर बैठी भगवती बाई स्वेटर बुन रही थी। नीचे से गीता, पुष्पा और किशन की आवाज़ें आ रही थी, साथ में पड़ोस के बच्चे। हवा के झोंकों के साथ आवाज़ें कानों से टकरा रही थी। आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। अम्मा, मैं खेलने जाऊं? क्या एक दिन खेले बिना जान निकल जाएगी? भाटा, पत्थर, बोकी, गदी, भंगन उपाधियों से विभूषित होकर मैं कपड़े बदलने गई। समझ में आया कि पीरियड्स हो गए हैं। हाय, अभी यदि अम्मा से कहूँगी तो वापस 4 बोल और सुनने को मिलेंगे। पर एक राहत थी कि चलो चलो, आज का दिन पहला दिन कहलाएगा, और परसों तीसरे दिन से नहा लूँगी। कुल मिलाकर कल का ही दिन तो अलग बैठना होगा। डरते डरते अम्मा से कहा, अम्मा, मुझे पीरियड्स। बस एक भयानक विस्फोट था। मरण जोगी, आज ही तुझे ये सब होना था। कल तेरे बाबूजी की वर्षोदी है, ताई चाची सब आएंगी,
और ताई की गिद्ध दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता। भगवती, ये तो 10.5 की उम्र में ही 14 की लगने लगी। अम्मा ने असहाय भाव से भगवती बाई की ओर देखा। बाई धीमे स्वर में अम्मा से कुछ कह रही थी। उनकी बातें मेरे कानों में नहीं उतर रही थी। मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी। बस भीतर कुछ उमड़ उमड़ कर पूछ रहा था, इसमें मेरा क्या अपराध है अम्मा? तुम बोलो, मेरा अपराध क्या है? पर बिना अपराध के भी अपराध बोध। अपनी ही मासूमियत खोने की ये कैसी निर्मम सजा मुझे मिल रही है। दूसरे दिन सुबह से शाम तक पीछे वाले बरामदे में बंद रहना पड़ा। बीच में एक बार दाई माँ चुपचाप आकर खाने की थाली सरका गई। खा ले बिटिया, और ये तनिक चूल्हा के राख ले, इसमें मल दियो, बाद में आऊ। दाई माँ, बाथरूम जाना है। अरे मोर बिटिया, इतना लोगन के बीच हम कैसे होके लेके जाई? बहू के तो हमको चीर कर रख दई हैं। तनिक धीरज धर बिटिया, तो हर ताऊ जी और बुआ जी के जाते ही हम तो के छत ले जाऊब। वह भादों की उमस भरी दोपहरिया और चुपचाप बैठे रहना, सारा अस्तित्व हिचकोले खा रहा था। अम्मा, मेरा अपराध क्या है? क्या महीने के महीने टांगों के बीच रिश्ता हुआ खून मुझे अच्छा लगता है? और इसके कारण कैसी अजीब सी आत्मग्लानि, अपराध बोध से मन खारा क्यों हो जाता है? गीता को तो अभी कुछ नहीं हुआ, पर मुझे ही क्यों? 5 बजे शाम को दाई माँ ने बरामदे का दरवाज़ा खोला। अम्मा ने धीरे से हिदायत दी, सब पूरे पल्ला धोकर फेंकना, किसी की नज़र नहीं पड़े। गीता, किशन, पुष्पा और छोटे भैया मोनोपोली खेल रहे थे। किशन ने मुझे देखते ही चिढ़ा, हे, अछूत कन्या, अछूत कन्या। शर्म से सारा शरीर झुक गया। तो इन लोगों को भी मालूम था। छत पर फिर एक कर्मकांड, खून से सने कपड़े को धोना। दाई माँ, ये मेरे शरीर से हर महीने खून क्यों निकलता है? तू ज़रा जल्दी बड़ी हो गई बिटिया। क्यों दाई माँ? हम का बताई? दाई माँ ने असहाय ठंडी सांस ली। उस दिन की उस घटना से भी तो पैंटी में खून लग गया था, तो सारा शरीर थर्रा उठा। सर के ऊपर से एक झोंक कौवों का काँव काँव करता हुआ निकल गया। मैं खामोश नल के नीचे रखे हुए खून से भरे कपड़े को देख रही थी। पानी के साथ नाली की ओर बहता हुआ गाढ़ा खून। और अब इस कपड़े को साबुन से धोकर सुखाना होगा। दाई माँ, अम्मा मुझसे चिढ़ती क्यों है? क्या इसलिए? ये तो कहो कि शहर है। हमार गांव में तो ब्याह के पहले कौना लड़की को ये महीना शुरू हो जाए तो माँ बाप का सर पर पाप का बोझ बढ़त है। पाप? क्या हर लड़की हर महीने पाप का बोझ बढ़ाती है? उस दिन पूरी बात समझ में नहीं आई। बस जीवन में कहीं कुछ बहुत गलत घट गया। अपराध? पाप नहीं तो अम्मा मुझसे इतनी नफरत नहीं करती। उन्हें मेरा कुछ भी क्यों अच्छा नहीं लगता? ज़रा सी हरारत, हल्की सी खांसी और उनके दिमाग से चिंगारियां क्यों फूटने लगती है? कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है? भगवान, मेरी माँ मुझसे इतनी घृणा क्यों करती है? मेरा कद लंबा क्यों होता जा रहा है? मेरे दांत बाहर क्यों निकलते जा रहे हैं? अम्मा इतनी गोरी, बाबूजी इतने गोरे, दोनों भैया लोग, जीजी भी गोरे, फिर खाली मेरा रंग सांवला क्यों? हाँ, बड़ी जीजी का रंग भी थोड़ा दबता हुआ है, पर मुझसे वे साफ हैं। बाहर वालों को चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथ कांपने क्यों लगते हैं? चलते समय पैरों की धमधम की आवाज़ क्यों होती है? मैं हमेशा उस परी की कल्पना करती हूँ जो अपनी जादुई छड़ी से मुझे छूकर सिंड्रेला बना देगी, मगर नहीं। याद नहीं आता कि बचपन में मैं कभी उनकी गोद में सर रखकर सोई हूँ। लेकिन आज मैं अपनी माँ का दर्द समझती हूँ। बहुत दुख झेला था मेरी माँ ने। 40 की उम्र में विधवा हो जाना, सफ़ेद साड़ी में ज़िंदगी बिताना, क्या अम्मा को रुचिकर था? अम्मा के वे गहने, वे बनारसी साड़ियाँ, बाबूजी के बिना तमाम सामाजिक दबावों को झेलती अम्मा, वे तो खुद विद्रोही थी। औरत होने की नियति को अस्वीकारती हुई। बहुत याद आती हैं वे। भूख लगती, पेट में दर्द होता, कहीं गिर पड़ जाती, घुटने छिलते, अम्मा की एक ही आवाज़ चमेलिया की माँ को पुकारती हुई, जा ले जा अपनी बेटी को, तू ही कर इसकी दवा दारू। यह दाई माँ का काम था कि मुझे खाना खिलाए, खांसी हो तो पान का रस पिलाए। ये दाई माँ थी जो बुखार होने पर रात रात भर मेरे सिरहाने बैठी रहती। यदि 2-3 दिनों में बुखार नहीं उतरे तो जाकर अम्मा के सामने रिरियाए, एक बहू जी तनिक गांगुली बाबूजी को बुलाए दे हमार बेटिया के लिए, तुम्हार मन में तिनको दर्द नहीं। अभी गीताबाई को जरा खांसी हो जाइए तो तुम मिनट भर में डॉक्टर बुला लेते हो। मैं बड़ी हो रही थी दाई माँ के पास
मेरा मन उतना नहीं लगता था। मेरे पास सब किताबें थी और मेरी सहेलियां। दाई माँ अब साल में 2 बार महीने भर के लिए घर भी हो आती। बस रात को मेरी चोटी किए बिना और मेरे तलवों में तेल लगाए बिना दाई माँ की ममता नहीं मानती। 11वीं कक्षा के बाद एक एक कर मेरी सहेलियों की शादी होने लगी। सबसे पहले उषा इंदौर चली गई, वंदना बम्बई चली गई, विधु पढ़ने के लिए दिल्ली, और सुधा की शादी भी हो गई। ज़्यादातर मारवाड़ी सहेलियों की शादियां हो गई थी। एक मैं ही अकेली मारवाड़ी लड़की थी जिसने प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखला लिया था। नई सहेलियां, नया माहौल, प्रेसिडेंसी कॉलेज जहां लड़के लड़की साथ पढ़ते, विद्वान प्रोफेसर। पहली बार लगा कि बालीगंज शिक्षा सदन में मेरी बहन जी लोग कितना कम जानती थी। स्कूल तो मेरा घर था, बाहर की दुनिया में तो मैंने अब कदम रखा था। एक बार फिर मैं सड़क के दूसरी ओर देखती हूँ। वहाँ खरीदारी का शोर है। सूरज खो गया शहर के उफनते फेनिल शोर शराबे में, और शाम, न्यूयॉर्क की शाम अभी तक पूरी तरह से डूबी नहीं है। मैं स्तंभित सी अचानक सड़क पर नीले और लाल रंगों का छिड़काव देखने लगती हूँ। गोधुली बेला और लाल बत्ती के जलते ही तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियों का रुकना, और फिर थोड़ा दम लेकर अजाने निकलती हुई सांसों के साथ हवाओं का आंचल पकड़कर क्षितिज की ओर दौड़ जाना मुझे और अकेला कर जाता। मेरे भीतर एक आदिम वेदना सिसक उठती है। आखिर इतना भी क्या गुस्सा कि यूं बीच बाजार में मुझे अकेला छोड़ डॉक्टर साहब चले गए। मैं वापस होटल भी नहीं लौट सकती। सारे पैसे तो उनके पास थे। एक ठंडी सांस के साथ मेरी आंखें अंधेरे में कुछ टटोलने लगती। स्मृतियों का एक पर एक मन की सतह पर तैरता। पहले क्या सोचूं और किसे पीछे ढकेलूं। 11वीं की परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी अच्छा आया। आगे क्या पढ़ोगी? दर्शन। कहाँ पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। आज के दिन हिंदुस्तान के अग्रणी कॉलेजों में से एक है। लड़कों के साथ? भैया लोगों ने मेरा सारा उत्साह धाराशायी कर दिया। लेकिन गीता भी तो मेडिकल कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ रही है, फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं? और बड़ी बहन जी ने कल ही कहा था, और मारवाड़ी लड़कियों की तरह शादी करके घर में मत बैठ जाना। लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उन्हें समझाओ। खैर, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहले दिन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाष जीवन चौधरी ने कहा, इस क्लास में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ा करते थे। तुम लोग उस परंपरा की अगली कड़ी हो। परंपरा? बंगाल में तुम मारवाड़ियों की कोई परंपरा नहीं, तो बाहर से आए हो। लोटा कंबल लेकर आए और हमारे बंगाल को लूट लूट कर इतनी इतनी बड़ी मलकियतें खड़ी कर ली, अनीता ने मुझसे कहा। मैंने अपनी संगी सहेलियों की ओर आंख उठाकर देखा। सभी तो बंगाली थे। तब फिर मेरा देश कौन सा? राजस्थान? क्या होता है मेरे देश में? ज्वार बाजरा और मोठ? छी, वो भी कोई खाने का अनाज है? ये सब तो गाय भैंस को खिलाने की चीज है। तुम मारवाड़ी नहीं लगती, उनमें से कुछ का कहना था। साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों में से कुछ एक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाँ, मैं मारवाड़ी हूँ, कोई मिसफिट नहीं। मैंने अपने टुकड़ों को जोड़ लिया है, बिल्कुल साबुत हूँ। तुम लोगों को मेरे जैसों की जरूरत है। तुम लोग मुझे मिसफिट बनाए रखना चाहते हो ताकि अपने ऊपर मैं तुम्हारी दिए हुए प्रेम और घृणा झेलती रहूं। तुम बुरा मान गई? अच्छा, अब हम तुम्हें मेड़ो नहीं कहेंगे। लेकिन उनमें से एक लड़का प्रायः कहता रहता, तुम मारवाड़ियों के कारण हमारा बंगाल खाक हो गया। एक दिन देखना, गंगा का पानी लाल हो जाएगा तुम्हारे लहू से। तुमने देखा दीवारों पर क्या लिखा है? अमारा बंगाली। शुभा सेन के पिता भी तो बंगाली हैं, मगर वे तो मुझे बहुत पसंद करते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रभा खेतान द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का अंश अन्या से अनन्या तक। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 और प्रथम वर्ष के वीडियोस मैं लगातार अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।